हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एग्जाम ट्रैक सेंटर। इस वीडियो में हम करने वाले हैं स्टार्ट यूनिट नंबर 3। तो इसमें देखो क्या है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट इस यूनिट का नाम है। तो इसको हम पढ़ेंगे। अब करंट के वजह से जो है मैग्नेटिक फील्ड जो है प्रोड्यूस होगा, उसके बारे में हम पढ़ेंगे तो कैसे प्रोड्यूस होगा। तो सबसे पहले जो है मैग्नेटिक इफेक्ट जो है किसने देखा, सबसे पहले देखा ओरिस्टिड ने देखा। तो उसी का एक एक्सपेरिमेंट है ओरिस्टिड्स एक्सपेरिमेंट, वो देखते हैं हम क्या था। ये था मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर ही था। मैग्नेटिक फील्ड जो है प्रोड्यूस होता है एक करंट की वजह से। तो उसी ने ओरिस्टिड ने ये ऑब्जर्व किया। कैसे ऑब्जर्व किया, एक देखो इसने एक सर्किट सा बनाया, एक रेजिस्टेंस बना दिया, एक इसमें सेल लगा दिया। और सेल लगाएंगे तो इसमें क्या होगा, करंट फ्लो होगा और कांस्टेंट करंट फ्लो होगा। लेट्स से ये करंट फ्लो हो रहा है, इसके अंदर कुछ भी रेजिस्टेंस है, आर है, ईएमएफ है, ई है, तो करंट जो है कितना होगा, ई बाई आर, सिंपल है ना, ओम्स लॉ। अब इसने क्या किया कि इस सर्किट के पास में ना एक नीडल रख दी उसने, मैग्नेटिक नीडल, मैग्नेटिक जो इफेक्ट उस पर होता है ना वो वाली नीडल, और उसको फ्रीली सस्पेंड कर दिया किसी से। ठीक है, एक कोई पोल सा लगा दिया और उसके ऊपर सस्पेंड कर दिया उसको फ्रीली, ताकि वो मूव कर सके उधर उधर। ठीक है, तो लेट्स से इसका नॉर्थ पोल ये है, साउथ पोल ये है। नॉर्थ और साउथ पोल हम बाद में भी पढ़ेंगे एक बार फिर से। मैग्नेट के अंदर जो है दो पोल होते हैं, नॉर्थ और साउथ पोल। ठीक है, तो उसने क्या ऑब्जर्व किया कि ये नीडल जैसे हम इसके पास में रख रहे हैं और इसमें की लगा दी लेट्स से यहाँ पे, और इस की को क्लोज करते हैं ना, तो इसके अंदर करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, और करंट फ्लो होगा तो ये नीडल जो है डिस्प्लेस हो जाएगी, या तो उधर चली जाएगी जैसे नीडल यहाँ पे है, या तो ऐसे चली जाएगी या फिर ऐसे चली जाएगी। तो उसका रिजल्ट जो है क्या आया, मतलब उसने रिजल्ट क्या देखा कि व्हेन ए मैग्नेटिक नीडल इज प्लेस्ड नियर ए करंट कैरिंग वायर, it is deflected, मतलब ये नीडल जो है डिफ्लेक्ट हो जाएगी। और डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन जो है किसने दी फिर, डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन ये तो ओरिस्टिड ने ऑब्जर्व किया कि एक नीडल जैसे ही हम रखते हैं किसी भी सर्किट के अंदर जिसके अंदर करंट फ्लो हो रहा है, तो वो नीडल जो है डिस्प्लेस हो जाती है। किसकी वजह से होती है, वो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से होती है। लेकिन अब ये जो है इसकी एक्सप्लेनेशन, मतलब इसकी जो डायरेक्शन है वो किसने दी, डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन इज गिवन बाय एक साइंटिस्ट का नाम है, वो बाद में भी आएगा दोबारा से, एम्पियर्स स्विमिंग रूल। एम्पियर्स का स्विमिंग रूल क्या था, देखो स्विमिंग रूल ये है, स्विमिंग मतलब तैरना है ना, तो तैरेंगे इसके अंदर कैसे। लेट्स से ये एक पानी का पॉन्ड है, तालाब है, तो जैसे जिस साइड में करंट फ्लो हो रहा है ना उसी साइड में आपको क्या करना है, तैरना है। ठीक है, तो जिस साइड में अपना लेफ्ट हैंड है ना उस साइड में जाएगा नॉर्थ पोल, इसका जो भी नीडल है ना इसका नॉर्थ पोल जाएगा जिस साइड में लेफ्ट हैंड है हमारा। तो लेफ्ट हैंड किस साइड में था, इस साइड में था, है ना, क्योंकि हम ऐसे तो तैर रहे थे उसके अंदर। तो लेफ्ट की साइड में जाएगा ये नॉर्थ पोल, मतलब नीडल ऐसे है तो नॉर्थ पोल चला जाएगा इधर। ठीक है, जैसे इसके बराबर में ऐसे रखी है मैंने नीडल, तो ये चला जाएगा इधर, तो ये डिस्प्लेस हो जाएगी नीडल, ये नॉर्थ ये साउथ। ठीक है, नॉर्थ जो है लेफ्ट की तरफ डिफ्लेक्ट हो गया है। ये यहाँ पे लिख लो, व्हाट इज एम्पियर स्विमिंग रूल, क्या है, when a person swim in the direction of current, then magnetic needle north pole deflect towards left hand।
ठीक है, लेफ्ट हैंड की तरफ डिफ्लेक्ट हो जाएगा, उसका जो नॉर्थ पोल है ना वो। ठीक है, तो ये था एम्पियर स्विमिंग रूल था। तो इसने इसकी डायरेक्शन दी कि जो निडल है वो उसका डिफ्लेक्शन जो है किस डायरेक्शन के अंदर आएगा। तो निडल का डायरेक्शन डिफ्लेक्शन जो है किस डायरेक्शन में आएगा, जिस साइड में स्विमिंग कर रहे हैं, और उस साइड में जिस साइड में नॉर्थ ये अपना लेफ्ट हैंड है उस साइड में जाएगा नॉर्थ पोल। ठीक है, अगर करंट इस साइड में जाता रहता तो नॉर्थ पोल जो है इस साइड में स्विम करते, तो नॉर्थ पोल जो है इस साइड में लेफ्ट हैंड होता हमारा, तो नॉर्थ पोल जो है इस साइड में आता हमारा। ठीक है, ये बात ध्यान रहेगी। तो ये हमारा एक्सपेरिमेंट था, ओरिस्टिड एक्सपेरिमेंट। 2 नंबर का क्वेश्चन ये आता है इसके अंदर भाई, सबसे पहले जो है मैग्नेटिक फील्ड को किसने ऑब्जर्व किया। 1 नंबर का क्वेश्चन ये है, तो किसने ऑब्जर्व किया, ओरिस्टिड ने किया। ठीक है, और इस एक्सपेरिमेंट की जो एक्सप्लेनेशन है वो दी एम्पियर ने। एम्पियर स्विमिंग रूल जो है ये इसी को रिप्रेजेंट करता है कि भाई डायरेक्शन जो निडल की होगी वो किस डायरेक्शन में होगी। ठीक है, तो ये था एम्पियर स्विमिंग रूल और ओरिस्टिड एक्सपेरिमेंट। इसके बाद हम देखो हमने ये पढ़ लिया कि भाई एक करंट कैरिंग वायर जो है वो क्या प्रोड्यूस करती है, मैग्नेटिक फील्ड, है ना। तो यहाँ पे देखो 3 चीज़ें हैं। एक हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड जो है प्रोड्यूस होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी वजह से प्रोड्यूस होता है, एक चार्ज की वजह से, है ना, चार्ज एट रेस्ट। ये स्मॉल डेफिनेशन है एक नंबर के लिए। चार्ज एट रेस्ट प्रोड्यूसिस, क्या प्रोड्यूस करेगा भाई, हमने पढ़ा इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, पहली यूनिट जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक थी हमने पढ़ी, तो उसके अंदर क्या आया था, इलेक्ट्रिक फील्ड आया था। तो इलेक्ट्रिक फील्ड, पॉइंट चार्जेस थे और रेस्ट में थे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहे थे वो। ठीक है, चार्ज इन यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म का मोशन का मतलब है कांस्टेंट स्पीड से, कांस्टेंट स्पीड, कांस्टेंट स्पीड से जो है मूव कर रहे हैं वो, या वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं वो। ठीक है, वो प्रोड्यूस क्या करेंगे भाई, कांस्टेंट स्पीड से चलेंगे तो क्या होगा, करंट प्रोड्यूस होगा, और करंट की वजह से क्या आएगा, फिर मैग्नेटिक फील्ड आएगा। तो यहां से लिखेंगे मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, अब 3rd नंबर है इसके अंदर कि अब यूनिफॉर्म मोशन भी हो गया, अब आता है कि एक्सेलरेटेड मोशन, मतलब जिसकी जो स्पीड है या वेलोसिटी है वो टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है, एक्सेलरेशन है जिसके अंदर, एक्सेलरेटेड चार्ज मोशन, एक्सेलरेटेड चार्ज प्रोड्यूस। अगर एक्सेलरेशन होगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों ही आएंगे इसके अंदर, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, दोनों फील्ड प्रोड्यूस होंगे एक्सेलरेटेड चार्ज की वजह से। ठीक है, जब हम EM वेव पढ़ेंगे 5th यूनिट तो उसके अंदर ये फिर से आएगा एक्सेलरेटेड चार्ज का कॉन्सेप्ट। ठीक है, एक्सेलरेटेड होगा कोई भी चार्ज, मतलब जिसकी जो स्पीड है, वेलोसिटी है, वो कांस्टेंट नहीं होगी, वो चेंज होती रहेगी टाइम के रिस्पेक्ट में, तो दोनों ही फील्ड प्रोड्यूस होंगे उसके अंदर, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड, दोनों फील्ड। ठीक है, 1 नंबर के क्वेश्चन में ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पड़ता है। अब इसके अंदर देखो आगे हम पढ़ेंगे कि एक चार्ज है तो उसके ऊपर अगर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर उसको डाल दें हम, और उसकी कुछ स्पीड भी है। ठीक है, लेट्स से इस टॉपिक का नाम लिखो मैग्नेटिक फोर्स, या फिर फोर्स ऑन ए चार्ज पार्टिकल इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। अब यहाँ पे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगा रहे हैं हम कुछ, तो वो क्या होगा, मैग्नेटिक फोर्स, लेट से ए चार्ज पार्टिकल है, लेट ए चार्ज पार्टिकल, लेट ए चार्ज पार्टिकल ऑफ चार्ज Q मूविंग विद वेलोसिटी, मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, या फिर कोई भी वेलोसिटी से मूव कर रहा हो, क्योंकि हमें सिर्फ इस चार्ज का मैग्नेटिक फील्ड नहीं चाहिए, हम मैग्नेटिक फील्ड ले रहे हैं एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, इस चार्ज की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है वो हम मान रहे हैं लेट से नेग्लिजिबल है एज कंपेयर टू एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो यहाँ पे यूनिफॉर्म लगाने की कोई जरूरत नहीं है। मूविंग विद वेलोसिटी या फिर स्पीड, यहाँ पे वेलोसिटी ही लिखो क्योंकि वेक्टर फॉर्म में यूज करेंगे ना हम। मूविंग विद वेलोसिटी, स्ट्रेट लाइन पाथ है तो कोई दिक्कत नहीं है, वेलोसिटी और स्पीड दोनों ही बराबर होंगे। ठीक है, मूविंग विद वेलोसिटी v विद एंगल
थीटा with respect to external magnetic field B। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो B से रिप्रेजेंट करते हैं। देखो यहाँ पे मैं एक चीज़ ये लिख रहा हूँ कि मैग्नेटिक फील्ड होता क्या है, वो हम डेफिनेशन पढ़ेंगे। ये था मैग्नेटिक फोर्स था, तो उसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स लगेगा अगर कोई चार्ज पार्टिकल है, वो उसकी कुछ वेलोसिटी है और वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव कर रहा है, तो उसके ऊपर एक फोर्स लगेगा। तो वो फोर्स कौन सा होगा, वो होगा मैग्नेटिक फोर्स। देन द फोर्स एक्ट ऑन दिस चार्ज इज कॉल्ड मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, अब यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड की डेफिनेशन और लिख लो। चलो, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड की लिखी थी ना हमने, वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड की लिखो। पर इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या लिखी थी, द स्पेस अराउंड ए पॉइंट चार्ज अराउंड विच इलेक्ट्रिक फोर्स कैन बी एक्सपीरियंस एट एनी पॉइंट। तो सेम यहाँ पे है, द स्पेस अराउंड ए current carrying wire where magnetic force can be experienced। ठीक है, इसको हम लिखते हैं बी से, कैपिटल बी से लिखते हैं मैग्नेटिक फील्ड को। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लिखते थे ई से, और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड को हम लिखते हैं कैपिटल बी से। तो जहाँ पे द स्पेस अराउंड ए करंट कैरिंग वायर वेयर मैग्नेटिक फोर्स कैन बी एक्सपीरियंस, मतलब एक वायर है और उसके अराउंड में, उसके चारों तरफ जो है हमें मैग्नेटिक फोर्स मिले, तो इसका मतलब वहाँ पे क्या है, फील्ड भी है। जैसे आपने देखी होगी ये जो हाई वोल्टेज की जो वायर जाती हैं हमारे आसपास की, तो जैसे 11,000 वोल्ट की या फिर उससे 22,000 वोल्ट की जो भी ये वायर जा रही हैं, तो उसके अराउंड में जैसे भी जाओगे ना आप, जैसे आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, वहाँ पे बाल खड़े हो जाएंगे, या ज़्यादा हाई वोल्टेज की होगी तो उस मैग्नेटिक फील्ड में आप ब्लास्ट भी हो सकते हो। ठीक है, तो ये मत समझना कि भाई हमने तो वायर को टच भी नहीं किया फिर भी हमें करंट कैसे लग गया, तो वो इफेक्ट होगा मैग्नेटिक फील्ड का वहाँ पे। तो ज़्यादा हाई वोल्टेज के पास में भी नहीं जाएं आप, क्योंकि वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जो है काफ़ी स्ट्रॉन्ग होगा और उससे आपको नुकसान हो सकता है। ठीक है, तो ये था मैग्नेटिक फील्ड। अब इसके एसआई यूनिट वगैरह बाद में पढ़ेंगे, पहले मैग्नेटिक फोर्स पे दोबारा से आते हैं। मैग्नेटिक फोर्स जो है कितना होगा किसी भी चार्ज पार्टिकल के ऊपर है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कितना फोर्स लगेगा, तो वो फोर्स जो है प्रोपोर्शनल टू चार्ज, उस चार्ज के अमाउंट पे प्रोपोर्शनल होगा, प्रोपोर्शनल टू एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड एंड प्रोपोर्शनल टू परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू मैग्नेटिक फील्ड। लेट से ये मैंने मान लिया v है, इधर b है। ठीक है, मान लिया एक चार्ज पार्टिकल जो है मूव कर रहा है इस साइड में और मैग्नेटिक फील्ड जो है इस डायरेक्शन में है, तो एंगल बना रहा है ये थीटा। तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फोर्स होगा ना वो ये होगा q v b साइन थीटा, तीनों की प्रोपोर्शनलिटी जो है कंबाइन करेंगे तो ये बनेगा q v b साइन ऑफ थीटा। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट इसमें हटाते हैं तो वो आता है 1। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट इसमें ऑब्जर्व किया गया कि उसकी वैल्यू जो है 1 है, यहाँ पे लिख देना प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट यहाँ पे कितना है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट इज इक्वल्स टू 1। यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट जो है 1 आएगा, क्योंकि ये सेम का सेम आ गया ना यहाँ पे भी। अब यहाँ पे देखो मैग्नेटिक फोर्स ये आ गया मेरे पास, अब इसकी वैल्यू मैक्सिमम कब होगी, मैक्सिमम फोर्स कब होगी और कितनी होगी, मैक्सिमम फोर्स इज इक्वल्स टू कितनी होगी। देखो किस पे डिपेंड कर रहा है, पर ये चीज़ें तो कांस्टेंट है, हमारी मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दिया, वेलोसिटी भी है कुछ चार्ज पार्टिकल के पास, उसका चार्ज भी है, तो ये मूव नहीं करेंगे, ये चेंज नहीं होंगे टाइम के रेस्पेक्ट में या फिर किसी और के रेस्पेक्ट में।
तो चेंज क्या होगा, ये एंगल होगा। लेट से इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन थोड़ी हम चेंज कर दें या फिर थोड़ी और बेंड कर दें किसी तरह, तो उस पर डिपेंड कर रहा है ये। तो कितना होगा भाई, इसकी वैल्यू मैक्सिमम कितनी होती है, 1 होती है। तो इसकी वैल्यू, फोर्स की वैल्यू मैक्सिमम कितनी आएगी, क्यू वी बी व्हेन साइन थीटा इज इक्वल टू 1 और थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। भाई थीटा 90 होगा तो साइन 90 1 होता है। तो ये हो गया मैक्सिमम फोर्स। मिनिमम फोर्स कितना आएगा, मिनिमम फोर्स कितना होगा, देखो ये मैग्नीट्यूड फॉर्म में है सारी, तो नेगेटिव नहीं लेना है। साइन थीटा की वैल्यू जो है मिनिमम कितनी होगी, 0 लेके चलेंगे, -1 नहीं लेनी है क्योंकि मैग्नीट्यूड ले रहे हैं हम। ये वेक्टर क्वांटिटी है, अभी हम बताएंगे वेक्टर क्या है। फोर्स जो है एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो मिनिमम वैल्यू कितनी आएगी इसकी, 0 व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। ठीक है, तो ये था मैक्सिमम फोर्स, मिनिमम फोर्स। अब इसको हम वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं मैग्नेटिक फोर्स को। तो देखो साइन थीटा है ना, चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है, ये एक वेक्टर है, ये भी वेक्टर है, मैग्नेटिक फील्ड भी एक वेक्टर है। जो भी फील्ड होते हैं सारे वेक्टर ही होते हैं। और तो ये दोनों वेक्टर क्वांटिटी हैं और साथ में है साइन थीटा। तो साइन थीटा जो है किस में आता है, क्रॉस प्रोडक्ट में आता है। तो यहाँ पे क्रॉस कर देना, क्यू वी क्रॉस में बी। ठीक है, तो क्रॉस प्रोडक्ट आ गया तो डायरेक्शन जो है कैसे दी जाएगी, क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन हम कैसे देते हैं, या तो स्क्रू रूल लगाओ या फिर राइट हैंड थंब रूल लगाओ। तो यहाँ पे लिखो डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज गिवन बाय, डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज गिवन बाय स्क्रू रूल। आपने 11th क्लास में ये पढ़ लिया होगा, स्क्रू रूल क्या होता है। नहीं पढ़ा तो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ एक बार। जैसे यही मेरा डायग्राम है, इसमें वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल है थीटा। तो हमें फोर्स निकालना है, फोर्स की डायरेक्शन निकालनी है। तो V क्रॉस B है, तो V से B की तरफ जाना है। तो यहाँ पे स्क्रू रखो आप, V से B की तरफ, V से B की तरफ। तो स्क्रू कैसे घूमेगा, ऐसे। तो ये स्क्रू जो है किधर जाएगा, देखो ऐसे घूम रहा है उल्टा। स्क्रू ऐसे घूमता तो अंदर की तरफ जाता, ऐसे घूम रहा है तो बाहर की तरफ आएगा। तो मैग्नेटिक फोर्स की जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, जस्ट परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द बोर्ड। ठीक है, यहाँ पे जो डायरेक्शन आएगी वो आएगी परपेंडिकुलर टू द बोर्ड। हमें स्क्रू रूल लगाना है, V से B की तरफ जाना है। ठीक है, बाकी क्रॉस प्रोडक्ट की अगर प्रॉपर्टीज आपको ध्यान नहीं है तो आप क्या करना कि वीडियो देख लेना क्रॉस प्रोडक्ट का। मैंने 12th क्लास की मैथ की जो वेक्टर प्रॉपर्टीज मैंने करवाई थी, तो उसमें आप क्रॉस प्रोडक्ट देख सकते हैं। ठीक है, तो ये था मैग्नेटिक फोर्स और इसकी वैल्यू जो है हमने मैक्सिमम और मिनिमम दोनों वैल्यू देख ली। जब हम ट्रेजेक्ट्री पढ़ेंगे तो दोबारा से आएंगे इसके ऊपर कि अगर थीटा जो है चेंज होएगा तो किस टाइप की ट्रेजेक्ट्री आएगी, किस टाइप का पाथ आएगा एक चार्ज पार्टिकल के लिए। तो इस पे आपको न्यूमेरिकल करने हैं, तो क्रॉस प्रोडक्ट की डेफिनेशन आपको याद होनी चाहिए। क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकलता है वो आपको ध्यान होना चाहिए। क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकलता है, यूजिंग डिटरमिनेंट। डिटरमिनेंट आपको आना चाहिए। डिटरमिनेंट के लिए आप क्या कर सकते हैं, वीडियो देख सकते हैं। डिटरमिनेंट के वीडियो भी मैं बना रहा हूँ। ठीक है, अब लेट से मैं ये कहूँ कि एक चार्ज पार्टिकल जो है वो दोनों फील्ड्स के अंदर है। व्हेन ए चार्ज पार्टिकल Q moves in moving in E and B field, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड्स दोनों में मूव करेगा तो उस फोर्स को हम बोलेंगे फिर लोरेंज फोर्स। ठीक है, अगर मैग्नेटिक फील्ड में होगा तो मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड में होगा तो इलेक्ट्रिक फोर्स, और दोनों में ही होगा तो उसको हम बोलेंगे लोरेंज फोर्स। और उस फोर्स की जो वैल्यू होगी वो कितनी आएगी, इलेक्ट्रिक फोर्स प्लस में मैग्नेटिक फोर्स। और इलेक्ट्रिक फोर्स जो है चार्ज Q है मेरे पास, इलेक्ट्रिक फील्ड E है तो QE, और मैग्नेटिक फोर्स जो है हमने अभी पढ़ा है V क्रॉस में B। ये जो डेफिनेशन है मैंने जो फर्स्ट यूनिट है उसमें करवा रखी है आपको, तो उसको भी देख लेना एक बार। ठीक है, तो ये है लोरेंज फोर्स जिसके अंदर दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड अगर होंगे, किसी भी चार्ज पार्टिकल अगर मूव कर रहा है दोनों फील्ड के अंदर, तो उसके ऊपर जो फोर्स लगेगा वो दोनों ही फोर्स को एडअप करेंगे हम। भाई वेक्टर क्वांटिटी है, अगर अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं तो माइनस हो जाएंगे, अपनी आप ही वेक्टर क्वांटिटीज है। यहाँ पे तो प्लस ही रखेंगे। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल यही कहता है कि जो भी वेक्टर हैं सिंपल उनको ऐड कर दो, बस प्लस माइनस साइन अपने आप आ जाता है वेक्टर के अंदर। ठीक है, तो ये है लोरेंज फोर्स।
ठीक है। तो ये कुछ डेफिनेशन थी, प्लस में कुछ जो फोर्स है, ये फोर्स के बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए, प्लस में क्रॉस प्रोडक्ट की डेफिनेशन आपको आनी चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर इसमें क्रॉस प्रोडक्ट के क्वेश्चन भी है। क्योंकि वेक्टर, अब सारी चीज़ें इलेक्ट्रिक फिजिक्स के अंदर जो है सारी चीज़ें वेक्टर से वेक्टर पे डिपेंड करती हैं। तो वेक्टर अगर अच्छे से आता है आपको तो आप इनमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली आपको, ठीक है। देखो एक चीज़ और रह गई इसमें, मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट रह गई, एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड वो आपको ध्यान रखनी है, क्या होती है, टेस्ला। सीजीएस यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, गॉस। ये आपने साइंटिस्ट का नाम सुना होगा ना, गॉस, सुना है नाम, जो हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर ये नाम सुना था, गॉस थ्योरम जो है, तो वही है ये गॉस, उसने ही अपने नाम पे दी थी। और ये टेस्ला भी एक साइंटिस्ट का नाम है, तो अपने अपने नामों पे उन्होंने यूनिट दे दी। टेस्ला जो है ऐसा यूनिट यहाँ से भी निकाल सकते हो मैग्नेटिक फोर्स से। देखो मैग्नेटिक फोर्स जो होता है वो क्या होता है, क्यू वी बी, अगर साइन थीटा जो है कंपोनेंट इसमें ना लूँ तो मैं, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो कितना आएगा, फोर्स डिवाइड बाई क्यू इंटू में वी, ठीक है। और यहाँ से फोर्स की यूनिट जो होती है क्या होती है, न्यूटन, और चार्ज की कूलम, और वेलोसिटी की मीटर पर सेकंड, तो इसको हम बोलते हैं टेस्ला, ठीक है, न्यूटन सेकंड बाई कूलम मीटर। तो ये यूनिट भी पूछ सकते हैं आपसे। एक यूनिट और आएगी बाद में जब हम मैग्नेटिक फ्लक्स पढ़ेंगे 4th यूनिट के अंदर, तब एक यूनिट और आएगी मैग्नेटिक फील्ड की, तो वो वहाँ पे पढ़ लेंगे हम, ठीक है। तो इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा बायोट-सावर्ट्स लॉ होगा, तो उसको हम पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो भी। ये इसके ऊपर क्वेश्चन आप ट्राई कर सकते हैं, वेक्टर प्रोडक्ट पे, क्रॉस प्रोडक्ट के ऊपर क्वेश्चन जो है आप ट्राई कर सकते हैं, कोई भी वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर लेके, ठीक है। चार्ज पार्टिकल कुछ भी, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन कुछ भी ले सकते हैं आप, जैसे भी बुक में क्वेश्चन गिवन हो, या फिर मैं एक दो क्वेश्चन चलो मैं आपको दे देता हूँ, आप खुद से ट्राई कर सकते हैं। लेट से एक चार्ज पार्टिकल है, लेट क्वेश्चन है, फॉर एन इलेक्ट्रॉन ट्रेवलिंग या फिर मूविंग ट्रेवलिंग इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू लेट से मेरे पास है I माइनस जे प्लस 2k विद वेलोसिटी 2I प्लस 3j माइनस 3j माइनस 2k लिख दो, ठीक है। तो फाइंड द मैग्नेटिक फोर्स, फाइंड मैग्नेटिक फोर्स ऑन इट। तो ये क्वेश्चन आपको करना है, बस सिंपल क्या करना है, ये फॉर्मूला लगाना है आपको, Q V क्रॉस B। Q की वैल्यू जो है कितनी होगी इलेक्ट्रॉन के लिए, माइनस E, और V और B का जो है क्रॉस प्रोडक्ट आपको करना है यूजिंग डिटरमिनेंट जैसे ऐसे किया था ना हमने, I J K लिखना है यहाँ पे, वेलोसिटी के कंपोनेंट, मैग्नेटिक फील्ड के कंपोनेंट, और फिर इस डिटरमिनेंट को एक्सपेंड कर देना है हमें, ठीक है। ये हमने 11th क्लास में पढ़ रखा है, वैसे 12th में डिटरमिनेंट हमने पढ़ लिया, तो आप वैसे भी कर सकते हैं सोल्व उसको। तो बाकी टॉपिक्स जो हैं धीरे धीरे कवर करेंगे इस यूनिट के हम। बाकी जो सेकंड यूनिट है उसमें कोई प्रॉब्लम है तो मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताना आप।